So, social hierarchies. Let us stand back from the details now and try and get a sense of the social structure of the empire. So, तो अब जानते हैं कि किस तरह से सोशल स्ट्रक्चर था इस एम्पायर का। तो टेक्टियस डिस्क्राइब द लीडिंग social social groups of the early empire as follows: senators, patres like fathers, leading members of the equestrian class, respectable section of the people, those attached to that great house, and the unkempt lower class plebs or sorry dida. अब क्या था यहाँ पे कि ये जो स्टूडेंट्स बताते हैं, टेरेसस ने बताया है कि जो साम्राज्य जो एम्पायर था वो मेनली जो है सोशल ग्रुप्स में इस तरह से डिवाइड था कि पहले तो पैट्रस यानी जिन्हें कहते थे पिता या ओके, तो वो क्या होते थे कहते घो अश्वरोही यानी कि एक्वेस्ट्रियन क्लासेस होते थे, वो सदस्य होते थे। और जो है सिटीज़न का सम्मानीय वर्ग जैसे कि नोबल और जिनका संबंध बड़े बड़े घरानों से होता था, और जो लोग लोअर क्लास के होते थे यानी कि कामीन कारू या प्लेब सर्डिडा जो मतलब एंजॉयमेंट करने वाले एंटरटेनर होते थे, उनके अनुसार सर्कस और थिएटर तमाशे देखने के आदी थे। और एंड में जो था दास थे। सो थर्ड सेंचुरी में के इनिशियल स्टेज पे जो है सेनेट की जो मेंबर की जो नंबर ऑफ मेंबर्स हुआ करते थे वो 1000 होते थे, जबकि कुल सेनेटरों में लगभग आधे सेनेटर अभी भी इटालियन परिवारों के थे। राइट, अब देखते हैं बाय द लेट एम्पायर विच स्टार्ट्स विद द राइन ऑफ द कॉन्स्टेंटाइन इन द अर्ली पार्ट ऑफ द फर्स्ट सेंचुरी. The first two groups mentioned by Tacitus and had merged into a unified and expectant aristocracy, and at least half of all families were of African or Eastern origin. तो कहने का ये है कि हाँ, तो इस वक्त जो एम्पायर का जो लास्ट का जो था टाइम जो था उसमें जो लास्ट के टाइम में जो 4th सेंचुरी के इनिशियल स्टार्टिंग में जो कंस्टेंटाइन फर्स्ट का जो रूल था उसके में क्या हुआ था कि एक एरिस्टोक्रेसी ग्रुप बन चुका था, और उस वक्त दो मेन ग्रुप हुआ करते थे, एक एरिस्टोक्रेसी और एक दूसरा था सेनेटर। और इसमें कुल फैमिलीज़ में से कम आधे परिवार तो जो हुआ करते थे अफ्रीकी या ईस्टर्न ओरिजिन के हुआ करते थे। अब यहाँ पे कहते हैं लेट रोमन एरिस्टोक्रेसी वॉज इनॉर्मसली वेल्दी बट इन मैनी वेज लेस पावरफुल देन द प्योरली मिलिट्री इलाइट्स हु केम ऑलमोस्ट एंटायरली फ्रॉम नॉन एरिस्टोक्रेटिक बैकग्राउंड्स। तो क्या हुआ कि जो ये लास्ट के जो लास्ट का जो टाइम था उसमें वहाँ पे एरिस्टोक्रेसी जो ग्रुप था वो बहुत ही वेल्दी था, बहुत ही धनवान था, लेकिन जो कई तरीक़ों से यह जो था यह आर्मी जो से ग्रुप से बहुत कम पावरफुल था, क्योंकि इसकी जो बैकग्राउंड था वो एरिस्टोक्रेटिक नहीं था। राइट, तो अब क्या हुआ कि जो मीडियम वर्ग वाले जो थे ब्यूरोक्रेट्स और सेना की सेवा से जुड़े जो भी आम लोग शामिल थे, लेकिन इसमें सबसे अधिकतर जो थे सक्सेसफुल ट्रेडर्स और किसान भी शामिल थे, जिनमें से बहुत से लोग तो ईस्टर्न प्रोविंसेस के सिटीजन हुआ करते थे। टैसिटस ने इस जो है मिडिल ऑन
ग्रुप का एक महान सीनेट ग्रहों के सीनेट हाउसेस के क्लाइंट्स के रूप में किया है, ठीक है ना। अब नाउ इट वाज चीफली गवर्नमेंट सर्विसेज एंड डिपेंडेंस ऑन द स्टेट दैट सस्टेन मैनी ऑफ दीज फैमिलीज। उन्होंने बताया कि अब जो मेनली जो थे सरकारी सेवा और राज्य पर जो थे डिपेंडेंट इस मीडियम परिवार के परिवारों का करती थी होता था। उससे नीचे जो भारी संख्या में और उससे नीचे वाले एक नया ग्रुप था जिसे कहा जाता था ह्यूमिलोरिस। ओके, तो उसमें क्या होता था, इस ग्रुप में जो थे बहुत ही लोअर क्लास के पीपल बिलोंग करते थे, जिसमें कि रूरल लेबर होते थे और जो बड़े बड़े जो माइग्रेंट वर्कर्स होते थे और ग्रेन और हेलिस और इंडस्ट्री में काम करने वाले होते थे, सेल्फ एम्प्लॉयड आर्टिशंस का होते थे। और ये कहा भी जाता है कि इट वाज सेड दैट दे वर बेटर देन वेज लेबर। उनकी हालत जो थी वेज लेबर से ज़्यादा अच्छी हुआ करती थी। और लार्ज मास ऑफ कैजुअल लेबर्स भी इसमें शामिल हुआ करते हैं, स्पेशली इन बिग सिटीज़। एंड ऑफ कोर्स द मैनी थाउजेंड ऑफ स्लेव्स दैट वर स्टिल फाउंड ऑल ओवर द वेस्टर्न एम्पायर इन पर्टिकुलर। बहुत सारे लार्ज नंबर ग्रुप के स्लेव्स इस ग्रुप में शामिल थे। वन राइटर ऑफ द अर्ली 5th century, द हिस्टोरियन ओलिम्पिडोरस, who was also as an ambassador, tell us the aristocracy based in the city of Rome drew annual incomes of up to 4,000 1 BS of gold from their estates, not counting the produce they consumed directly. तो 5th सेंचुरी के स्टार्टिंग में ये इतिहास ओलिम्पियोडोरस ने बताया कि वो जो एक बहुत बड़ा राजदूत था, उसने बताया कि रोमन एम्पायर में रहने वाले जो एरिस्टोक्रेट्स थे उनके वो इतने वेल्दी थे कि उनकी जो एनुअल इनकम हुआ करती थी वो 4,000 पाउंड सोने के बराबर हुआ करती थी। और इसमें वो कहते प्रोडक्शन शामिल नहीं थी जो जिसका वो उपभोग सीधे कर लेते थे। ओके, तो अब कहते हैं बाद के जो साम्राज्य में हुआ जो मॉनेटरी सिस्टम ऑफ द लेट एम्पायर ब्रोक विद द सिल्वर बेस्ड करेंसीज ऑफ द फर्स्ट सेंचुरीज बिकॉज द स्पेनिश सिल्वर माइंस वर एग्जॉस्टेड एंड गवर्नमेंट रैन आउट ऑफ सफिशिएंट स्टॉक्स ऑफ द मेटल टू सपोर्ट अ स्टेबल कॉइनेज इन सिल्वर। तो क्या हुआ कि जो तीन सेंचुरी से जो ट्रेंड में थी सिल्वर बेस्ड कॉइन्स, वो समाप्त हो गई थी, वो ख़त्म हो गई थी, क्योंकि स्पेन की जो माइनिंग इंडस्ट्री थी वो चांदी ना मिल से वहाँ से जो है सिल्वर नहीं मिल पा रहा था और बंद हो गया था। और सरकार के पास भी जो था जो सिल्वर की मुद्रा के लिए जो उसको चलाने के लिए भी सर्कुलेट करने के लिए बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में सिल्वर नहीं था। कॉन्स्टेंटाइन ने सोने पर बेस्ड एक नई मॉनेटरी सिस्टम चलाई और बाद में जो था कहते हैं बाद में ये बहुत ही ट्रेंड हो गया गोल्ड बेस्ड, राइट। द लेट रोमन ब्यूरोक्रेसी बोथ द higher and middle echelons. Okay, Echelons was a comparatively affluent group because it drew the bulk of its salary in gold and invested much of this in buying up assets like land. There was, of course, also a great deal of corruption, especially in the judicial system and the administration of military supplies. The extortion of the higher bureaucracy and the greed of provincial governors were proverbial. अब क्या हुआ यहाँ पे, जो बाद का रोमन साम्राज्य का पीरियड था
उसमें वहाँ की ब्यूरोक्रेसी के जो हाई और मीडियम जो के लोग थे बहुत ही धनी वेल्दी हुआ करते थे, क्योंकि वो अपने उनका जो सैलरी थी वो गोल्ड के में फॉर्म में मिलती थी, और वे अपनी जो सैलरी का बहुत बड़ा हिस्सा जो ज़मीन जैसी एसेट्स को ख़रीदने में लगा देते थे। इसके अलावा जो था एम्पायर में बहुत ही ज़्यादा करप्शन फैला हुआ था, ज़्यादातर की जस्टिस में सिस्टम में, और कहते हैं आर्मी सप्लाई के एडमिनिस्ट्रेशन में। तो यहाँ हायर लेवल और गवर्नर जो थे लूट खसूट किया करते लालच के लिए, मतलब बिल्कुल नोटोरियस हो गए थे, नहीं फेम मतलब एक तरह से कुख्यात हो गए थे। और लेकिन जो था गवर्नमेंट ने इस तरह के करप्शन को रोकने के लिए बार बार इंटरफेयर किया और इससे पता हमें चलता है कि ये गवर्नमेंट ने बहुत सारे कानून बनाए गए थे। साथ ही हिस्टोरियंस ये भी बताते हैं अपने बुद्धिजीवियों से ऐसे भ्रष्ट कारनामों की खुलकर निंदा भी किया करते थे। आलोचना, ये क्रिटिसिज्म का ये जो है ये This element of criticism is a remarkable feature of the classical world. The Roman state was an authoritarian regime. In other words, the dissent was rarely tolerated, and government usually responded to protests with violence, especially in the cities of the east, where the people were often fearless in making fun of emperors. तो क्या होता था कि रोमन जो था पूरा एक तानाशाही बना हुआ था। वहाँ कहते हैं किसी की क्रिटिसिज्म और कहते हैं डिनाई प्रपोजल नहीं बर्दाश्त किया जा सकता था। तो आज ज़्यादातर सरकार का विरोध करने पर या सरकार के अगेंस्ट करने पर उनके ऊपर कहते हैं ऑफेंसिव कार्रवाई की जाती थी। अब क्या हुआ, तो इस वजह से ईस्टर्न भाग के शहरों में जहाँ लोग अक्सर निडर होकर जो थे सम्राट का मजाक उड़ाया करते थे। उसके बाद क्या हुआ कि 4th सेंचुरी के आते आते रोमन जो है लॉ एक पावरफुल ट्रेंड में हो चुका था। उसने जो सबसे अधिक जो अगर भयंकर कह सकते हैं कि एम्परर पर भी कहते हैं रिस्ट्रिक्शन लगाना स्टार्ट कर दिया था। और एम्परर जो थे एम्परर लोग अपनी मनमानी नहीं कर सकते थे। वो कहते हैं सिविल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे कानून बनाए गए थे। इसीलिए जो 4th सेंचुरी के लास्ट जो डिकेड्स थे उसमें एम्ब्रोस जैसे एक शक्तिशाली पावरफुल बिशप हुए थे, जिनके बारे में बताया जाता है कि यदि अगर सम्राट सिविल राइट्स को दबाए या सप्रेस करे तो बिशप उतनी ही पावर से उस शक्ति से उसको एम्परर की शक्ति से मुकाबला करेगा। राइट।